हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। माई सेल्फ सौरभ यादव। जैसा कि बच्चों आपने सभी ने कहा कि सर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई जाएं, तो हम लोग एक एक करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पूरे सिलेबस से मैं आपके एक्ट को करा दे रहा हूं ना। एक्ट उसके बाद मैं एक वीडियो करके विद इन 2 और 4 डेज हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे जो इम्पॉर्टेंट है सिलेबस के हिसाब से, और आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेगी। ठीक, तो अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे वो एलएलबी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीएलबी, सीयूईटी या फिर किसी का हो रहा है, तो ये सारे सिलेबस सब में मैच करते हैं, तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं, हम लोग ज़्यादा समय गवाते नहीं। ठीक, आज हम लोग एक्ट पढ़ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं जिनके डेट आपको याद रखनी चाहिए। ठीक, तो पहला आपका एक्ट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसे बोलते हैं हिंदी में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम। क्या बोलते हैं भाई? संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम। ये आया था 1882 में। बस ये याद रखना कि कब आया था भाई, ये 1882 में आया था। दूसरा एक्ट आपका है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, है ना, माल एवं बिक्री अधिनियम, जो 1930 में आया था। सभी लोग डेट याद करते रहेंगे, ये सन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आया। ठीक, मैं अभी आपको जाते जाते मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता के जाऊँगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनको आपको याद करना ही करना है। ठीक, और तीसरा है जो आपका पेटेंट एक्ट 1970 का। ठीक, इसको बोलते हैं पेटेंट। पेटेंट को हिंदी में भी पेटेंट बोलते हैं भाई, पेटेंट एक्ट। ठीक, ये 1970 का है। अगला आपका कॉपीराइट एक्ट है, कॉपीराइट, ये 1957 का है। और एक बात और, इसकी पीडीएफ जो है इसको ऐसे ही मोबाइल से खींचकर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसके बाद ये कॉपीराइट 1957 का है, याद रहेगा सभी को। डिजाइन एक्ट, डिजाइन एक्ट 2000 का है, डिजाइन एक्ट 2000 का है बच्चा। इन सभी के विषय में आप जानते हैं, डिजाइन एक्ट डिजाइन की बात करता है, डिजाइन प्रोटेक्शन की बात करता है। उसी तरीके से कॉपीराइट एक्ट आपके किसी भी काम के, जो आपने काम किया उसको कोई कॉपी न कर पाए, उसका प्रोटेक्शन करता है। पेटेंट भी वही करता है कि जो आपने इन्वेंशंस किए, जो आपने आविष्कार किए हैं किसी के क्षेत्र में, तो उसका प्रोटेक्शन करता है। ठीक, सेल ऑफ गुड्स बताता है भाई जो मूवेबल चीज़ें हैं उनका बिक्री वगैरह कैसे होगा। बाकी ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के विषय में बताता है कि जैसे ज़मीन लैंड वगैरह कैसे आपकी सेल होगी, तो इनके विषय में हम लोग थोड़ा भी जान लेते हैं। उसके बाद है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये आपके कमर्शियल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जो आपके संविदा के विषय में बात करता है, कैसे दो आदमी किसी अपने बात से मुकरे ना, इसके लिए एक एग्रीमेंट होता है, जो इस एक्ट में बताया गया है ना। उसके बाद है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की। ये मोटर व्हीकल है, कैसे गाड़ियां सड़क पर चलेंगी, इंश्योरेंस कैसे होगा, हेलमेट कैसे लगाना है, क्या फ़ाइन होगा, ये सब बातें इसमें लिखी गई हैं, कैसे केस सॉल्व किए जाएंगे, सारी बातें आपकी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में लिखी गई हैं। अगला आपका एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो आप कंज्यूमर होते हैं, आप ग्राहक हैं, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है। इसमें बेसिकली बच्चों देखो ये बात करता है कि जैसे आप कोई गुड्स ले रहे हैं, मान लो आप खुली चीज़ ले रहे हैं, बंद पैकेट ले रहे हैं, तो उसमें कुछ डिफेक्ट है, तो उसके लिए लायबल कौन होगा, कंज्यूमर्स के क्या राइट होते हैं, ये सब मुद्दा, ये सब बातें आपके इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दी हुई हैं। याद रहेगा, ग्राहक निवारक या कहें ग्राहक प्रोटेक्शन एक्ट कहें, तब भी इसका कोई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का है आपका, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये आपके बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ एक्ट है, जो बात करता है कि भाई जैसे आप चेक वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसको बोलते हैं नेगोशिएट कैसे करेंगे मनी को। तो हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं, तो मनी को हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह से ऐड, हालांकि हमारा ऐसा नहीं कि हम इसके विषय में जानें, फिर भी हमारे इस एक्ट की थोड़ी सी जानकारी रहे, बस उतना ही हमारे लिए काफ़ी है कि नेगोशिएबल किस लिए है। तो बैंकिंग सेक्टर में निगोशिएट करने के लिए, पैसा तो आप डायरेक्ट हमेशा घूम नहीं सकते ना लेकर, वो एटीएम कार्ड हो सकता है, चेक हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं वो हो सकते हैं ना। बैंक के बहुत सारे तरीके होते हैं, पैसे की जगह आपको कोई कागज़ दे दे, है ना, जिसका कुछ वैलिडिटी होता है, जैसे चेक की बात करें। उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, IT एक्ट बना हुआ है। तो जो IT के क्षेत्र में जो अपराध होते हैं, जैसे साइबर क्राइम्स हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से, जैसे कि अब आपसे पूछा जाए कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, तो वो सब भी यहाँ डिफाइन है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात यहाँ की गई है।
तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जनरली बात करता है सूचना का अधिकार, है ना, किसका भाई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसके तहत आप किसी भी चीज़ की सूचना वगैरह भी ले सकते हैं, ये सब बातें इसमें मेंशन है। ठीक, अब आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 की है, जिसमें ये बताया गया है कि आप जो काम करेंगे वो कौन सा अपराध होगा, आपने कोई काम किया क्या वो अपराध है कि नहीं है, इसको देखने के लिए हम लोग आईपीसी के भारतीय दंड संहिता में जाते हैं, उसको पता करते हैं भाई कौन सा अपराध हुआ। आगे है आपका आपराधिक प्रक्रिया कानून, है ना, तो मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये 1973 का है। ये बताता है भाई कि अगर कोई अपराध हो गया तो उसका प्रोसीजर, उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे इंक्वायरी होगा, कैसे ट्रायल होगा, तो ये सब बातें सीआरपीसी में लिखी गई हैं ना। क्या बोलते हैं इसको, आपराधिक प्रक्रिया विधि। ठीक, तो क्लियर रहेगा, ये 1973 में आया, ये याद रखना आपको। आगे है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं। इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम से हमें ये पता चल पाता है भाई कि कैसे एविडेंसेस को रखना है, साक्ष्य को कैसे न्यायालय के सामने रखना है और न्यायालय इस पर कैसे काम करता है, सारी बातें, है ना, ये आपके साक्ष्य अधिनियम में है। उसके बाद है आपका सीपीसी, ये आपका सिविल प्रोसीजर कोड है ना, 1908 का है। इसमें ये बताया गया रहता है कि जो आपके सिविल मामले हैं, जो केस से आपके रिलेटेड मामले हैं या जो सिविल कैटेगरी में आते हैं, है ना, क्रिमिनल नहीं है, उन सब मामलों का किस तरीके से विचारण होगा, ट्रायल क्या होगा, कैसे किस कोर्ट में जाएंगे, विवाद कैसे होता, सारी बातें ये आपके सीपीसी में, है ना, सिविल प्रोसीजर कोड, याद रहेगा सभी को। चलो अगला है आपका आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 का। ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट जो है, ये आपसे बच्चा ये बताता है कि जो आपके आर्बिट्रेशन के मामले हैं, जो कंपनी के बड़े बड़े कंपनियों के मामले होते हैं, वो क्या होते हैं, आर्बिट्रेशन के थ्रू क्या होते हैं, सुलझाए जाते हैं, है ना। हम लोग रेगुलर कोर्ट नहीं जाते हैं, जैसे हमारे पास कोर्ट हैं, हम लोग ज़िले में कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ ना जाकर हम लोग डायरेक्ट अपना ही आदमी अपॉइंट करके, मतलब दो कंपनियां मिलकर अपने आदमी अपॉइंट कर लेती हैं, अपना जज अपॉइंट कर लेती हैं, उन जजों के माध्यम से ही उसका डिसीजन आ जाता है। अच्छा, ये जो आपका ये 1996 वाला बना है, ये एक यूनिवर्सल है जिसको बोलते हैं यूनिसिट्रॉल मॉडल। इसी मॉडल पर बना हुआ ये यूनिसिट्रॉल मॉडल कब आया था, 1885 में। इसी के थ्रू ये सारी चीज़ें बनाई गई। क्लियर रहेगा सभी को, सॉरी ये 1985। ठीक, अब बात करते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013 की। तो लोकपाल लोकायुक्त 2000, ये देखो लोकपाल लोकायुक्त 2013 में आया। इसके विषय में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। ये उस समय की बात है जब अन्ना हजारे ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था कि लोकपाल लाया जाए। तो हम लोग एक लोकपाल लाए थे जो सभी, चाहे वो आपके सीएम हो, पीएम हो, एसडीएम हो, बड़े बड़े ऑफिशियल्स हों, या जो बड़े बड़े वाइट कॉलर क्राइम्स करते हैं बड़े लोग, उनका जांच कैसे हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई ये पुलिस आदमी है ना, ये इन्वेस्टिगेशन का काम करता है, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो चाहे बड़े बड़े आदमी हो चाहे छोटे छोटे आदमी, है ना। हालांकि ये बनाया गया है आपके बड़े ऑफिशियल्स के लिए। तो ठीक है, ये तो लोकपाल और लोकायुक्त हैं, 2013 में आया है ये एक्ट, आपको याद रखना कब आया। अगला है आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ये आया था 1987 में, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। तो इसमें बहुत सारे लीगल सर्विसेज की बात की गई। इसी में आप फ्री लीगल एड, लोक अदालत, बहुत सारे संगठन बने हैं, चाहे वो हाई कोर्ट की बहुत सारी लीगल एड कमेटी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लीगल एड कमेटी हो, तालुका लेवल पर, सब इसी के थ्रू बनी हुई हैं जो आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराते हैं। ये कौन सा भाई, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 की है। गैम्बलिंग एक्ट है 1867 का। तो ये गैम्बलिंग आप सभी लोग जानते हैं, ताश पत्ता खेलना, बहुत सारे गैम्बलिंग तो हर जगह हो सकता है ना, आजकल ड्रीम 11 वगैरह वगैरह सब हर जगह गैम्बलिंग हो रही। तो इस पर उसके प्रोटेक्शन को लेकर ये 1867 का एक्ट है। ठीक, अब देखो अगला है पासपोर्ट एक्ट, इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 का। जैसे कि आप कहीं इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो आपको पासपोर्ट बनाना पड़ता है ना, या फिर कोई वहाँ से बाहर से इंडिया आ रहा है तो फिर उसमें भी पासपोर्ट बनाने पड़ते हैं। ठीक, तो ये पासपोर्ट कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, ये सारी प्रोसीजर्स में लिखा है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो सब ये सारी बातें इसमें लिखी होती हैं। अगला है डाउरी प्रिवेंशन 1961 का। डाउरी प्रिवेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है।
डाउरी प्रिवेंशन 1961 में बनाया गया था। ये किसके लिए है? जो दहेज प्रथा होती है उसको रोकने के लिए है। दहेज क्या है? दहेज को रोकने के लिए ये बनाया गया है। उसके अब ये आपके आईपीसी में भी दिया हुआ है। हालांकि आपको यहाँ याद रखना है कि डाउरी प्रिवेंशन या प्रोहिबिशन एक्ट कब आया था भाई? 1961 में आया था। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन 1929 का है। ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन जो एक्ट है ये बात करता है कि जो चाइल्ड्स का विवाह नहीं होना चाहिए, मतलब कि कम उम्र में शादियाँ नहीं हो सकती हैं। ये इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट। और आपका लास्ट वाला है सती प्रिवेंशन एक्ट 1989। तो ये 1989 का है सती प्रिवेंशन। आप सभी जानते होंगे बच्चा कि सती प्रथा होती थी पहले। जैसे कि हस्बैंड मर जाता था तो पत्नी को उसी हस्बैंड की चिता पर जला दिया जाता था। मतलब पति की चिता पर पत्नी को, जीवित पत्नी को भी जला दिया जाता था, तो उसको बोलते थे सती प्रथा। ठीक, ऐसा माना जाता था कि ऐसा करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। लेकिन बाद में इसको हम लोगों ने रोका क्योंकि ये अननेचुरल था, तो या फिर कहें अमानवीय था। तो इसको हम लोगों ने 1989 में एक एक्ट बनाया और कहा कि भाई सती प्रथा, सती प्रिवेंशन मतलब सती किसी को होने नहीं देंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एक्ट रहे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप मुझसे पूछेंगे कौन कौन सा है, तो ज़रा नोट डाउन करो, टिक करो जो एग्जाम में छपने वाला है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेल एंड गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आ जाओ भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीपीसी, आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन, यूनिसेट्रल मॉडल, लोकपाल लोकायुक्त, लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, डाउरी प्रिवेंशन, ठीक, और एक सती प्रथा। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इनको तो आपको पढ़ के ही रखना है ना। बाकी आप सिर्फ एक बार इस वीडियो में, हालांकि वीडियो 10-15 मिनट की होगी, तो उस 10-15 मिनट में आपका रिवाइज भी हो जाएगा। आप चाहें तो इसको कभी भी देख सकते हैं, है ना। आप सेंटर पर पहुँच गए तब भी देख सकते हैं, या फिर कभी भी आप जब खाली समय में बैठे हैं तब भी देख सकते हैं। तो मैंने इसको बड़ी तेज़ी से कंप्लीट किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत सारा समय आपको लगे। आपके थोड़े ही समय में ज़्यादा, है ना, कम समय में आप ज़्यादा फोकस कर पाएँ। तो हालांकि ये जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स थे मैंने आपको एक जगह करके बता दिया है, जो आपके सिलेबस में है, जो आपसे एग्ज़ाम में अलग अलग एग्ज़ामों में पूछे भी जाते हैं, है ना। चलो, तो आप सभी लोग इसको एक बार देख लें अच्छे से और उसके बाद एग्ज़ाम में जाएँ। अब इसमें बैठ कर रटना नहीं है, सिर्फ एक बार वीडियो देखनी है, बस एक बार उस पर डेट पर गौर करना है। मैंने जिन डेटों के विषय में बताया ज़्यादा आपको गौर करना, उसको अच्छे से याद करके जाओ, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।